हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में। हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम ये 4 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। देन उसको समझने के लिए हम लोग बैंड थ्योरी पढ़ेंगे। देन हमारे पास 3 टाइप के सॉलिड्स हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, वो डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। देखिए, हमने अभी तक इस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ा है। देन हमने बात की डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में। तो सॉलिड्स का जो भी स्ट्रक्चर है या उनमें जो भी डिफेक्ट्स हैं, उसकी वजह से उनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम वो 3 मेन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हम स्टार्ट करेंगे आज। सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हमारे पास 3 टाइप के सॉलिड्स हैं। एक है कंडक्टर, दूसरा है आपका इंसुलेटर एंड तीसरा है आपका सेमीकंडक्टर। ठीक है, और इनको समझने के लिए हम लोग बैंड थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो पहले हम कंडक्टर देख लेते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर वो सॉलिड्स हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट बहुत ईजिली फ्लो होता है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज एक्सटेंट तक फ्लो होता है। ठीक है, मतलब बहुत ईजिली और बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है कंडक्टर्स में से। अगर हम कंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करें तो वो इस रेंज में आती है 10⁻⁴ to 10⁻⁷ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यूनिट है। ठीक है, मतलब ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी यानी उतना अच्छा कंडक्टर है आपका सब्सटेंस, और अगर ये वैल्यू कम होगी तो आपका सब्सटेंस अच्छा कंडक्टर नहीं है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में डिटेल्स में हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, और फिलहाल के लिए इतना ही सफिशिएंट है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, इसका मतलब है करंट उतना ज़्यादा फ्लो होगा, और कम वैल्यू होगी तो करंट कम फ्लो होगा। ठीक है, अब हमारे पास कंडक्टर्स 2 टाइप के हैं। फर्स्ट इज़ मेटालिक कंडक्टर एंड सेकंड इज़ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर का मतलब है मेटल्स। ठीक है, और मेटल्स में करंट फ्लो होने का रीज़न है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि क्या फ्लो हो रहा है, उस बेस पर हमारे पास 2 टाइप के कंडक्टर्स हैं। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ये बेसिकली किस वजह से है? फ्लो ऑफ आयंस की वजह से है। ठीक, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं, अगर मैं NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दूं, NaCl सॉल्यूशन बना लूं, तो मेरे जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस हैं वो फ्री हो जाते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो बस उस मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट, मतलब उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। इसी तरह ये सारे सॉल्यूशन भी हैं। मतलब होता क्या है, जो आपके सॉल्ट सॉल्यूशन हैं वहाँ पे फ्री आयंस होते हैं। ठीक है, और फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट सॉल्ट सॉल्यूशन से फ्लो हो सकता है। ठीक, बस ये आपने ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे बैंड थ्योरी या बैंड मॉडल के बारे में। ये हमें हेल्प करेगा समझने के लिए कि आपके कंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा क्यों है, ठीक है, और बाकियों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम क्यों है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आनी चाहिए, जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी थी। यहाँ पर जितनी रिक्वायर्ड है मैं उतना समझा दूंगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसी के बेस पर आपके पास बैंड थ्योरी बनी है। तो हमें पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझनी है। ठीक है, सो देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को समझने के लिए मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ। जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह उन एटम्स के, जो एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, उन एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। मतलब इन द प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मेशन एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, एंड सिमिलरली उन एटम्स, जो एटम कंबाइन हो रहे हैं, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल भी कंबाइन होते हैं और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। मोस्टली हम लोग 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे का नाम होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको समझने के लिए हम लिथियम का एग्जांपल लेंगे। सोडियम का एग्जांपल भी एग्जैक्टली वैसा ही है। तो पहले हम लिथियम के एग्जांपल से ये समझेंगे कि कैसे हमारा मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। सो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 ठीक है, सो 1s2 यहाँ पर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
और बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट शेल पार्टिसिपेट करती है। देखो 1s यहाँ पे जो 1 लिखा है ये फर्स्ट शेल को डिनोट कर रहा है, 2s यहाँ जो 2 है वो सेकंड शेल को डिनोट कर रहा है, और सेकंड शेल के अलावा कोई और शेल है नहीं है इसमें, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल सेकंड शेल है और बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट शेल पार्टिसिपेट करती है। तो हम खाली इस 2s1 को लेकर चलेंगे और मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एटम लिया आपने लिथियम, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा लेना है 2s, ठीक है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2s1 का मतलब है 2s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ओके, देखते हैं। तो ये हमने लिथियम लिया। जब आपके पास सिंगल लिथियम एटम है तो उसके पास खाली 2s1 है। ठीक है, ये जो लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये लाइन डिनोट कर रही है बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो ये लाइन शो करेगी। इस लाइन पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एक लिथियम एटम है, इसके पास एक 2s1 होगा तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम Li2 ले लें, मतलब 2 लिथियम एटम है, तो दोनों लिथियम के पास क्या होगा, पहले लिथियम के पास भी 2s1 होगा, दूसरे के पास भी 2s1 होगा। ठीक है, तो उन दोनों लिथियम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और मैंने बोला था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, 2 लिथियम एटम है, उन दोनों के पास एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो दोनों कंबाइन होंगे। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक का नाम बॉन्डिंग और एक का नाम एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब होता क्या है, 2 ऑर्बिटल तो आ गए। ठीक है, जो पहले लिथियम का 2s था उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे लिथियम के 2s में भी 1 इलेक्ट्रॉन था, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। ठीक, एटॉमिक ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, मतलब स्पेस आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर आने की है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर आने की है, लेकिन आपके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ऑफ बॉब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले आप लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल को फिल करते हैं। ऑफ बॉब प्रिंसिपल एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए होता है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे भी वैलिड है। तो पहले आप लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फुली फिल कर देंगे, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डालेंगे। तो हमारे पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के दोनों लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एम्प्टी रह जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास 3 लिथियम एटम होते हैं Li3, तो मैं फिर से बता दूं, लिथियम के पास 2s1 है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, 3 लिथियम है मतलब 3 2s1 है। ठीक है, 2s1 का मतलब एक 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 2s में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 3 आ गए हमारे पास। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, टोटल इलेक्ट्रॉन 3 आ गए, तो क्या होगा, 3 हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे। जब आपके पास 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो तो एक होता है बॉन्डिंग सबसे नीचे वाला, और सबसे ऊपर वाला होता है एंटी बॉन्डिंग, और बीच वाला होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टोटल इलेक्ट्रॉन 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में आ जाएंगे और तीसरा मिडिल वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो ऐसे आपका Li3 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अरेंजमेंट बनेगा। सिमिलरली अगर Li4 हो तो Li4 में क्या होगा, ठीक है, 4 लिथियम है, चारों के पास 2s1 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 है। ठीक है, यानी 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। ठीक है, इनमें से 2 बॉन्डिंग होंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग होंगे, बट नेम्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। देन हर ऑर्बिटल के पास, हर एटॉमिक ऑर्बिटल के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, 2 इधर आ गए, यानी टोटल 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से 2 फुली फिल्ड है और 2 एम्प्टी हैं। और अगर हम Li(n) ले लें तो हमारे पास क्या होगा, n का मतलब n एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो कंबाइन हो रहे हैं, तो हमारे पास n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, उन n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से n/2 क्या होंगे, फुली फिल्ड होंगे, और n/2 क्या होंगे, एम्प्टी होंगे, मतलब नीचे वाले n/2 फुली फिल्ड होंगे और ऊपर वाले n/2 एम्प्टी होंगे। ठीक है, तो एक बार हम फिर से यहाँ से समझेंगे, या चलो शॉर्ट में पूरा ही बता देता हूँ फिर हम आगे चलेंगे। क्या होता है, लिथियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1:2s1, 2s1 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अगर एक लिथियम है तो हमारे पास ये रहा 2s1। अगर 2 लिथियम Li2 है तो 2 2s1 होंगे, वो दोनों कंबाइन होंगे और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, 2 यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, आपके पास 2 2s1 है, हर एक 2s में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो दोनों यहाँ आ जाएंगे। इस तरह अगर Li3 हो जाएगा, आपके पास 3 2s1 आ जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 2s कंबाइन होकर 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे और टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर आ गए और 1 इधर आ गया। इस तरह Li4 में आपके पास 4 2s आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, वो 4 2s कंबाइन होकर 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए। ठीक है, इस तरह अगर Li(n) होगा तो आपके पास n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, उनमें से n/2 जो हैं, n/2 वो फील्ड होंगे। ठीक है, फुली फील्ड, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सारे मतलब जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और जो रिमेनिंग n/2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनमें क्या होगा, वो एम्प्टी होंगे फुली। ठीक है, तो बस ये आपने सीखा यहाँ से। अब देखो, ये देखो आप देख रहे हो, जब आपके पास टोटल 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
थे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल काफ़ी दूर थे। जब 3 आए तो डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, मतलब किन्हीं 2 के बीच का डिस्टेंस। जब 4 आए तो अगेन कोई भी 2 अगर आप ले लो उनका डिस्टेंस और कम हो गया, और जब n आ गए तो डिस्टेंस बहुत कम हो गया। इतना कम हो जाता है कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेते हैं और आपको बैंड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इसको आप बैंड थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक, उसके अलावा यहाँ देख लेते हैं और क्या लिखा है। कुछ और एक्स्ट्रा कुछ दिया है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ। ठीक है, ओके। अब आप अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो करंट कैसे फ्लो होगा लिथियम में से? देखो, हाफ ऑर्बिटल, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ हाफ बैंड, ऑर्बिटल नहीं बोल सकते, बैंड बोल सकते हैं। हाफ बैंड फुली फिल्ड है और हाफ बैंड फुली एम्प्टी है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे इलेक्ट्रॉन ईजिली यहाँ से यहाँ जा सकता है, फील्ड रीजन से अनफील्ड रीजन में ईजिली जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, करंट ईजिली फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये रीज़न है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कंडक्टर्स के लिए। लेकिन अगर हम बेरिलियम का स्ट्रक्चर लेते हैं, बेरिलियम का, तो बेरिलियम में क्या है, 2s2 है, 2s2 है, मतलब इसकी सेकेंड शेल का जो ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है। सेकेंड शेल का ऑर्बिटल फुली फिल्ड है। तो इसको समझने के लिए मैं एक एम्प्टी पेज ले लेता हूँ। ठीक है, सेकेंड शेल का ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, 2s2। तो अगर बेरिलियम में, अगर मैं बेरिलियम, सिंपली बेरिलियम ले रहा हूँ तो ये आ गया 2s2 फुली फिल्ड। अगर बेरिलियम 2 ले लेंगे, Be2, तो आपके पास 2 2s होंगे, 2 2s होंगे और वो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, एक 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 2s में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 और 2 4, ये भी फुली फिल्ड। ठीक है, इसी तरह अगर BeN भी ले लोगे तो क्या हो जाएगा, सारे ही फुली फिल्ड आएंगे। तो यहाँ से तो ऐसे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं कर सकता, लेकिन कर सकता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। उसका रीज़न क्या है, बेरिलियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूँ तो एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2। अब सेकंड शेल जो है उसका 2s तो फुली फिल्ड है, लेकिन सेकंड शेल में 2p भी आता है और वो फुली एम्प्टी है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, 2s भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है और 2p भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। जैसे बेरिलियम है, लेट अस सपोज हम, चलो बेरिलियम सिंगल लेके चलते हैं, इसमें क्या होगा, 2s2 और 2p0, 2p0 एम्प्टी रहेगा। इस तरह अगर Be2 लेते हो, ठीक है, Be2 का मतलब क्या होगा, 2 2s वाले, देखो एक बेरिलियम में 2s और 2p है, दूसरे बेरिलियम में 2s और 2p है। ठीक है, तो इसके क्या हो गए, दोनों 2s क्या हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जो फुली फिल्ड होंगे, और दोनों 2p क्या करेंगे, 2p में 3 3 ऑर्बिटल होते हैं, मतलब ठीक है, खैर वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि 2p वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और वो फुली एम्प्टी होंगे। इस तरह अगर आप BeN ले लेते हैं तो उसमें क्या होगा, जो 2s वाले हैं वो जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे वो फुली फिल्ड होंगे। तो एक बैंड ये बन जाएगा 2s का जो फुली फिल्ड है, और एक बैंड बनेगा 2p का जो फुली एम्प्टी है। ठीक है, तो बस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मतलब यहाँ सीखने को क्या मिला कि यहाँ पे जो 2s से आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बैंड बनेगा, 2s से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और फाइनली जब BeN ले लेते हो तो 2s से बैंड भी बनेगा, वो फुली फिल्ड रहेगा, और 2p से जो बैंड बनेगा वो फुली एम्प्टी रहेगा। तो मेटल्स के केस में या कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, कई बार जैसे लिथियम का केस आ गया, वहाँ पे क्या था, जो बैंड था वो हाफ एम्प्टी था, हाफ फिल्ड था, तो वहाँ तो करंट फ्लो होना बहुत ईजी है। और कई बार क्या होता है, जैसे बेरिलियम का केस है, 2 बैंड्स आ जाते हैं, एक फुली फिल्ड और एक एम्प्टी। और मेटल्स के केस में जो बैंड होता है ना, ये ओवरलैप ही कर जाते हैं, फुली फिल्ड बैंड और एम्प्टी बैंड जो है ओवरलैप कर जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, तो बैंड ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पीछे ले जाता हूँ आपको, यहाँ पर यही लिखा हुआ है बेरिलियम के बारे में, आप इसको रीड कर सकते हैं, सब कुछ यही लिखा हुआ है। सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, जो आपका द बैंड विच होल्ड्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, एंड द अदर बैंड विदाउट एन इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। कहने का मतलब क्या है कि जो नीचे वाला बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है उसको वैलेंस बैंड बोलेंगे, और ऊपर वाले बैंड को क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। तो मेटल्स में मोस्टली ये दोनों बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। अगर ओवरलैप नहीं भी करते हैं तो इसमें एनर्जी डिफरेंस Eg इतना कम होगा कि इलेक्ट्रॉन ईजिली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। ठीक है, तो ये था कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी का रीज़न। इधर इसमें 2 केसेस हैं, कंडक्टर्स के केस में बैंड थ्योरी से ही आपकी कंडक्टिविटी एक्सप्लेन होगी। कंडक्टर्स में क्या है, इधर की वो बैंड जो होगा वो हाफ फिल्ड और हाफ एम्प्टी होगा, तो जैसे ही एनर्जी मिलेगी, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, वो ईजिली क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फील्ड पोर्शन से अनफील्ड पोर्शन में चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट ऐसे ही फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। या फिर दूसरा केस है कि आपके पास 2 बैंड बनेंगे, एक फुली फिल्ड वैलेंस बैंड और एक फुली एम्प्टी कंडक्शन बैंड। या तो ये दोनों बैंड ओवरलैप करेंगे, या फिर इनमें एनर्जी डिफरेंस इतना कम होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली थोड़ी सी भी एनर्जी देने पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं।
तो ये थी कंडक्टर्स की एक्सप्लेनेशन कि वहाँ पे करंट कैसे फ्लो होता है, ठीक है। देन मैं यहीं पे पहले बता देता हूँ आपको सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा। यहाँ पे भी बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होंगे। ये फुली फिल्ड है, ये एम्प्टी है। यहाँ एनर्जी डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होगा कंडक्टर से, थोड़ा ज़्यादा, यानी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी करंट को फ्लो करने के लिए। तो ऑब्वियस है अगर आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है यानी कंडक्टिविटी कम है। और अगर इंसुलेटर में देखें तो गैप बहुत ज़्यादा होगा बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि ऑलमोस्ट हम इस एनर्जी गैप को फॉरबिडन जोन बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए इंसुलेटर्स क्या हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। चलिए अब थोड़ी सी इनके बारे में देख लेते हैं। कंडक्टर्स का ये मैंने आपको बता दिया है। सेमीकंडक्टर्स का रीज़न तो बता दिया इनकी कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी की रेंज क्या है, 10⁻⁻10 to 10⁴ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यानी आपके कंडक्टर से कम है इनकी रेंज। जब माइनस में पावर आ जाए यानी वैल्यू कम है, वो प्लस में थी 10⁴ to 10⁻7, वो वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू ये वाली वैल्यूज़, ये उससे कम है। यानी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम है, लेकिन आप देखेंगे कि इंसुलेटर से ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे ना एनर्जी गैप की वैल्यूज़ भी दी हैं। जैसे सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, उसमें वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप है 111 किलोजूल पर मोल है। इसी तरह जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, उसमें वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप जो है 63 किलोजूल पर मोल है, ठीक है। इस एनर्जी गैप को हम कंपेयर करेंगे इंसुलेटर के एनर्जी गैप से, ठीक है। ओके, इंसुलेटर पहली बात कंडक्टिविटी की रेंज देखो 10⁻20 to 10⁻10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। वो क्या था, सेमीकंडक्टर क्या था, इससे ज़्यादा था, 10⁻10 देख लेते हैं एक बार पीछे जाके, एक बार हम 10⁻10 to 10⁴ था, ठीक है। ये वैल्यू उससे भी कम है। नेगेटिव में वैल्यू जितनी बढ़ेगी यानी नेगेटिव में पावर जितनी बड़ी होगी वैल्यू उतनी छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू उससे भी कम है, यानी इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी उससे भी कम होती है। उसका रीज़न क्या है, एनर्जी गैप। जैसे डायमंड है, इंसुलेटर है, उसका एनर्जी गैप देखो 511, ठीक है, कितना ज़्यादा है। वहाँ पे एनर्जी गैप कम था सेमीकंडक्टर के केस में, देखो 111 था, 63 था, वो 511 है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे तो करंट फ्लो ही नहीं कर सकता, एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो एनर्जी गैप को हम लोग फॉरबिडन जोन ही बोल देते हैं कि यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। ये फॉरबिड कर देता है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका थोड़ा सा डिस्कशन। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इसी का ही, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को समझने के लिए एक तो आपका ये जो बैंड थ्योरी ये हेल्प करेगा, और एक हम ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी देखेंगे। आपको अगर याद होगा इलेक्ट्रॉन सी मॉडल हमने पढ़ा था मेटल्स के केस में। मेटल्स में क्या होता है, जैसे सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और पॉजिटिवली चार्ज आयन बना देगा, ठीक है। तो ये आगे सोडियम के पॉजिटिवली चार्ज आयन और ये ब्लू वाले डॉट जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सोडियम में तो बहुत सारे सोडियम एटम है, तो वो सारे एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके आयंस बना देंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, सोडियम मेटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं जिनको हम कर्नल्स बोलते हैं, KERNELS, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन को बहुत सारे कर्नल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक कर्नल को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बस ये अट्रैक्शन रीज़न है कि आपका जो मेटल्स की प्रॉपर्टी का रीज़न जो है वो ये अट्रैक्शन है। वहाँ पे ऐसी अट्रैक्शन होती है, जैसे आपको पता है आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बनता है, वो कैसी अट्रैक्शन होती है आपको पता है। कोवलेंट कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, वो भी कैसे बनता है आपको पता है। इस तरह मेटालिक सॉलिड्स में मेटालिक बॉन्ड बनता है, वो कैसे बनता है वो हमने देख लिया, ठीक है। आपको पता है मेटालिक सॉलिड बड़े हार्ड होते हैं, तो उसका रीज़न है कि अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के बेस पर, मेटल्स के स्ट्रक्चर के बेस पर हम बताएंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी, ठीक है, कि मेटल्स की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से कैसे चेंज होती है, बढ़ती है या कम होती है। तो हम वो इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है मेटल्स की कंडक्टिविटी। मेटल्स की क्या, हम सबकी कंडक्टिविटी डिस्कस करेंगे, मेटल्स की, इंसुलेटर की, सेमीकंडक्टर की, बेस्ड ऑन, पहले अगर हम मेटल्स की बात करें वहाँ उसकी कंडक्टिविटी डिस्कस करनी है तो हम लोग यही जो हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रॉन सी मॉडल उसके बेस पे डिस्कस करेंगे। और अगर हम सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की डिस्कस करना चाहते हैं तो हम बैंड थ्योरी यूज़ करेंगे। तो मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स में मैंने अभी बताया आपको कर्नल्स हैं। अब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ये कर्नल्स ना वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मेटल्स में करंट फ्लो होने का रीज़न क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कर्नल जब वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देते। अब अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफिकल्ट हो रहा है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मेटल्स का जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। दूसरा, अगर हम सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात करें तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में आपको पता है एनर्जी गैप थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं
ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से जो वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो ईजिली क्या करेंगे, एनर्जी गैप को ओवरकम कर देंगे, सेमीकंडक्टर के केस में भी और इंसुलेटर के केस में भी। यानी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी बट फिर भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एनर्जी गैप जो है ओवरकम कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर करेंगे जब आप उनको टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, और ईजिली वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है हम बोलते हैं करंट फ्लो हो रहा है। तो यानी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखो, नोट्स के लिए आप लोग इसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको चाहिए नोट्स तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी।